हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम सूरदास की भाषा के संबंध में जानेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए सूरदास की भाषा किसी भी अध्येता को विस्मय में डाल देती है, यानी आश्चर्यचकित कर देती है। क्यों आश्चर्यचकित कर देती है? क्योंकि सूरदास ने काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा का प्रवर्तन तो किया ही, इसके साथ इस भाषा को उन्होंने पूर्णता के ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जिसके लिए किसी भाषा को एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। सूर की भाषा का महत्व इस बात में है कि वो कई क्षेत्रों से जुड़ी होने के साथ साथ एकदम स्वाभाविक है और ब्रज भाषा का आरंभिक उदाहरण होकर भी चरम रूप से सफल है। इस स्थिति के कारण आचार्य शुक्ल को कहना पड़ा कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। यानी यहाँ आचार्य शुक्ल कहना चाहते हैं कि जो सूरदास की भाषा है, ब्रज भाषा की आरंभिक कृति होने के बावजूद अपनी पूर्णता के कारण, आरंभिक कृति में ब्रज भाषा इतनी पूर्ण और परिपक्व रूप में हमारे सामने आती है कि वो आश्चर्य में डाल देती है। फिर शुक्ल कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये किसी परंपरा का ही विकास सूर में हुआ है और सूर से पहले वह परंपरा तो रही है, चाहे वो मौखिक रूप से ही रही हो, और सूर की भाषा हमें परंपरा के मूल रूप में तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनकी भाषा इतने परिपक्व रूप में हमारे सामने आती है। इन्हीं की भाषा के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि इन्होंने काव्य में प्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा होकर भी एकदम बोलचाल की भाषा नहीं है। वह सुनने में इतनी सहज और सरल है कि कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि वह लोक भाषा है, किंतु वास्तव में जो सूर की भाषा है वो ब्रज भाषा का व्याकरणिक आधार लिए कुछ अन्य भाषाओं के समन्वय से बनी है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि इसमें जे ही, ते ही जैसे अवधि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त गौण, आपन, हमार जैसे पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी इसमें हैं। यहाँ तक कि कुछ संदर्भों में हमें इसमें पंजाबी का भी प्रयोग दिखाई देता है, जैसे महंगी के अर्थ में सूरदास ने प्यारी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि पंजाबी भाषा में किया जाता है। इसी प्रकार इसमें अवहट एवं पुरानी हिंदी के भाषिक प्रयोग भी हमें यदाकदा दिखाई दे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के संबंध में कहते हैं कि कवि की भाषा का उत्कर्ष देखना हो तो यह देखना चाहिए कि वह कितने कम शब्दों में, कितनी छोटी सीमा में बैठकर किस असीम की ओर इशारा कर सका है। काव्य की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है उसका चित्रमय होना। सूरदास में ये दोनों गुण विद्यमान हैं। दूसरे गुण में तो सूरदास की समता संसार के कुछ ही कवि कर सके हैं। यानी यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जब हम किसी कवि की भाषा का उत्कर्ष देखते हैं तो दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो कितने कम शब्दों में अपनी बात को कह सका है, उस विराट असीम सत्ता का कितने कम शब्दों में वर्णन कर सका है।
दूसरी बात है कि भाषा चित्रमय होनी चाहिए। ये दो बातों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा जोर दिया है और इसके साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम शब्दों में तो भी बात कहना सूरदास की बड़ी भारी विशेषता है। दूसरी बात आती है चित्र निर्माण की क्षमता। इस दृष्टि से तो सूरदास विश्व के महानतम कवियों की सूची में शामिल होते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। सूर की कविता में तो सारी पंक्तियां चित्रों से भरी पड़ी हैं। कोई सा भी हम उदाहरण उठा के देख लें, जैसे शोभित करे नबनी तलिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, शोभित कर नबनी तलिए। सूर की भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविकता के साथ किया गया है, जिसने इस भाषा में लोक प्रभाव एवं मार्मिकता का समावेश कर दिया है। उदाहरण के लिए नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाई, दो कौड़ी के कागद मशको लागत है बहुमोल। सूरदास की भाषा की क्षमता का सबसे भारी प्रमाण हमें वहाँ मिलता है जहाँ गोपियाँ और उद्यम में संवाद होता है और गोपियाँ वक्रता वाक विदग्धता के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं। उद्धव से उत्तर देते नहीं बनता। इस शैली में तो सूर की भाषा बेहद तीखी, धारदार एवं व्यंग्यात्मक हो जाती है। गोपियाँ उद्धव पर चोट करते हुए कहती हैं, आयो घोष बड़ा व्यापारी, ला दिखे पगुन ज्ञान योग की, ब्रज में आनी उतारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास की भाषा व्याकरण की दृष्टि से थोड़ी कमज़ोर है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर सागर वास्तव में महासागर है, जिसमें हर प्रकार का जल आकर गिरता है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी है। वो कहते हैं कि कई जगह वाक्य रचना अव्यवस्थित मिलेगी और छंद या तुकांत में खपाने के लिए कई जगह सूरदास ने शब्द विकृत कर दिए हैं, तोड़े मरोड़े हुए पाए जाएंगे, जैसे रहत के लिए राहत, जितेक के लिए जितेत, पानी के लिए पानो आदि। इसके साथ ही शुक्ल जी ने सूरदास जी की व्याकरणगत सीमाओं के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि सूरदास जैसा महाकवि इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकता है। वे कहते हैं कि बात यह है कि नित्य कुछ ना कुछ पद बनाना उनका नियम था। नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। अंधे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने, छांटने या हड़ताल लगाने का उन्हें वैसा मौका न था जैसा तुलसीदास को। कुल मिलाकर सूरदास की भाषा के संबंध में कहा जा सकता है कि ब्रज भाषा के आरंभिक काल में ही उन्होंने इसे पूर्णता प्रदान की है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का जो चरम कलात्मक विकास दिखाई देता है, उसका वास्तविक श्रेय सूरदास को ही जाता है। सूरदास की कविता ने लोक प्रचलित बोली के स्तर से उठाकर एक ही झटके में ब्रज भाषा को साहित्यिक लालित्य की चरम संभावनाओं से भरी भाषा के रूप में रूपांतरित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।